नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है, एमसीक्यूज की क्लास चल रही है और उसी सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का ऑलमोस्ट बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हमारा अगला ध्यान मनरेगा और योजनाओं पर है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आएंगे और इनसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फैक्ट बेसिस होंगे, जिन पे तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो जय माता दी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए इसी को पहले पढ़ रहे हैं। और भी चीज़ों का भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अभी प्रयोगशाला परिचारक का जो पोस्ट का फॉर्म अपने को री रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोग पहले फॉर्म भर चुके थे वो वापस व्यापम में फॉर्म भरेंगे। लगभग 400 के पोस्ट के आसपास कुछ वैकेंसी होगी, मैंने अभी देखा नहीं है। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी क्लास प्रारंभ हो गई है और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के लिए भी क्लास प्रारंभ हो चुकी है हमारी संस्था के द्वारा। एडीओ, एडीआई और आबकारी आरक्षक की क्लास पहले से चल रही है। अगर आप इन क्लास में से कोई भी क्लास लेने के इच्छुक हैं या जानकारी चाहते हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिए और वीडियो पे बने रहिए। यकीन मानिए, हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, ये जो एडीओ की क्लास है, इसका लगातार हम एमसीक्यूज के सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर। जो क्लास हमारी ऐप में होती है या क्लास रूम में होती है, उसके एमसीक्यूज हम यूट्यूब पर डालते हैं ताकि सभी स्टूडेंट इसको देख सके। तो दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल है और कहाँ तक ये कारगर सिद्ध हो रही है, जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे इस एमसीक्यूज के माध्यम से। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि क्वेश्चन बहुत सरल हो जा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं ये बता दूं कि पूरा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सरल क्वेश्चन के भी वेटेज रहेंगे। 100 में से 20 ही क्वेश्चन हार्ड होंगे, है ना। उसमें से 20-30 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, 20-30 क्वेश्चन सरल रहेंगे, है ना। हमेशा कभी बहुत कठिन पेपर नहीं आता है, तो हमको सभी क्वेश्चन को देखना है। और क्वेश्चन आए या ना आए, हमको टॉपिक रिवाइज होना चाहिए दोस्तों। टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और जिन लोगों ने पुराने वीडियो मिस कर दिए हैं या नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एडीओ के सेक्शन में जाइए, आपको वीडियो मिलेंगे। पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स के भी पढ़ाए हुए मेरे पुराने क्लास हैं, वो भी आपको मिलेगा। एडीओ के टॉपिक वाइज, जैसे स्वयं सहायता समूह, आरटीआई, इस पर भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं पहले, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप वीडियो के इस चैनल के दाएं बाएं थोड़ा सा छान मारेंगे तो बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके काम के हैं। चलिए, टॉप 30 एमसीक्यूज, है ना। मैंने बताया पिछले क्लास में भी पद से हटने पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं अभी उस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद रिकॉल, इन सब पे जो क्वेश्चन है उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं। प्रत्यावर्तित का मतलब होता है दोस्तों रिकॉल। रिकॉल मतलब जिस आदमी को आपने चुन के भेजा था वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको वापस बुला लो, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला लो, उसको बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल आपको पता है केवल और केवल होता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, जनपद और जिला पंचायत में रिकॉल नहीं होता। रिकॉल होता है केवल ग्राम पंचायत में, धारा 21 क के अधीन। किसका रिकॉल होगा? केवल सरपंच का रिकॉल होगा और पंच का, क्योंकि ग्राम पंचायत में यही दोनों प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। यहां तक आपको पता है। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और पढ़ते हैं। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिए जाए और उसे विहित अधिकारी को ना दे दिया जाए। देखिए, आपको चुन के कौन भेजा है? गांव के लोग। आपको हटाने का भी हक कौन किसको रखते हैं? गांव के लोग। तो जब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा लाती है रिकॉल और ग्राम पंचायत लाती है अविश्वास प्रस्ताव,
तो जब ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लेटर बना के अधिकारी को लेटर दे देंगे कि इसका रिकॉल करना है, तब रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा, ठीक है, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं कही जाएगी जब तक ग्राम पंचायत, रिकॉल में ग्राम पंचायत का काम नहीं होता है दोस्तों, रिकॉल में काम होता है ग्राम सभा का, क्योंकि ग्राम सभा ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए ग्राम सभा ही हटाएगी। ग्राम पंचायत क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, आधे से अधिक समय किसमें? जिसमें उपचुनाव में आया हो। अगर प्रत्यक्ष चुनाव में आया होगा तो 2.5 वर्ष, अगर फ्रेश चुनाव में आया होगा तो 2.5 वर्ष पूरा करेगा, तभी रिकॉल आएगा, है ना। अगर कोई आदमी नया चुनाव जीत के आया है फ्रेश, तो 2.5 वर्ष पूरा करने के बाद ही रिकॉल लाएंगे। जैसे 1 वर्ष पूरा करने के बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वैसे ही 2.5 वर्ष पूरा करने के बाद हम रिकॉल लाएंगे। तो यहां डी भी सही है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा पूरा ना कर पाया हो, तब तक रिकॉल नहीं लाया जाएगा, है ना। तो अगर उपचुनाव में आया है तो वो आधा कार्यकाल पूरा कर लिया हो, तो एफ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डी एफ, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए डी एफ, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूं ऐसे। ठीक, अब पढ़िए। रिकॉल तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लेटर बना के विहित प्राधिकारी को ना दे दे। विहित प्राधिकारी लेटर लेने के बाद उसको निर्वाचन आयोग को देगा। निर्वाचन आयोग क्या करेगा? रिकॉल के लिए मतदान कराएगा। जैसे चुनने के लिए मतदान होता है, वैसे ही हटाने के लिए भी मतदान होगा। ठीक है, अगर सरपंच को रिकॉल करना चाहते हो तो पूरा गांव वोट डालेगा, क्योंकि सरपंच को चुनने के लिए पूरा गांव वोट दिया था। अगर किसी एक पंच को रिकॉल करना चाहते हो तो वो वार्ड के पंच लोग ही वोट डालेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग उसको चुने हैं। ठीक है, तो रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल 1/3 सदस्य कहां? ग्राम सभा के लिख के देंगे तब। ठीक है, उसके बाद ये तो पंचायत है, गलत हो गया, है ना। उसके बाद अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा नहीं, अगर वो फ्रेश चुनाव जीत के आया है तो 2.5 साल बाद ही, आधे कार्यकाल बाद, मतलब 2.5 साल बाद रिकॉल आएगा। अगर उपचुनाव में आया है तो जितना समय बचा है उसका आधा समय वो काट लिया होगा, तब आएगा। तो ऑप्शन होगा ए डी एफ, ऑप्शन डी, ए डी एफ। ठीक है, चलिए, रिकॉल में आधा समय चलता है, आधा कार्यकाल 2.5 वर्ष, और आधा समय और आपका अविश्वास प्रस्ताव में 1 साल चलता है। ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? आपको पता है, ग्राम पंचायत के सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, धारा 21, प्रत्यावर्तन द्वारा धारा 21 का, और अभी वो ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकें नहीं पूरा करेगा तो पहले उसको 39 की तरह निलंबित करेंगे, फिर 40 में हटा देंगे। तो ये तीनों तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच हटे जा सकते हैं, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, इस टाइप का अपने को एक एक चीज एकदम अच्छे से पढ़ना है ना। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के लिए 21, प्रत्यावर्तन 21 का, प्रत्यावर्तन किसका होगा? सरपंच और पंच का। और अगर ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक, 3 लगातार बैठक में गढ़पूर्ति नहीं करेगा तो नोटिस देंगे, 2 बैठक और देंगे। अगर उसमें भी गढ़पूर्ति नहीं किया तो उसको सबसे पहले निलंबित करेंगे, 39 के तहत कार्रवाई होगी, 40 के तहत उसको हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? अगर पंच को हटाना चाहते हो, याद है आपको कि अविश्वास प्रस्ताव केवल पंचायत प्रमुख के खिलाफ आता है, जैसे सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी। अब पंच को कैसे हटाओगे? तो पंच को हटाने का एक ही तरीका है, और वो है रिकॉल, है ना। पंच अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। आपको पता है, अविश्वास प्रस्ताव केवल पंचायत प्रमुख के लिए आता है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से, पूरी ग्राम सभा वोट नहीं देगी, केवल गांव के, वार्ड के लोग वोट देंगे। पंच को अपने पद के ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा, ग्राम सभा की बैठक में कैसे हट जाएगा जी? वो हटेगा पंच को अपने पद से पंच को अपने पद से गुप्त मतदान द्वारा, जैसे चुनने के लिए मतदान किए थे वैसे हटाने के लिए मतदान करेंगे, और वो होगा रिकॉल, है ना। तो वैसे हटाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। रिकॉल में क्या होता है? पंच को रिकॉल करेंगे तो जो लोग उसको चुने हैं, वार्ड के लोग, वही लोग उसको हटाएंगे। हटाएंगे कैसे? वोट डाल के, जैसे चुनने के लिए वोट डाले थे वैसे हटाने के लिए, ऑप्शन डी। चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर है ना। बॉइलिंग इंस्पेक्टर जो बॉयलर चलता है प्लांटों में, उसका पेपर है। ये संडे को हुआ था, है ना। उसमें से ये क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन का लेवल देखो, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना।
अब आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों की जाती है? ताकि फसल नुकसान हो जाए तो किसानों को नुकसान ना हो। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों की आय में स्थिरता के लिए। पोषक अनाज, श्री अन्न किसको कहते हैं? आपको पता है कोदो, कुटकी, ये सब पोषक अनाज है। ठीक है, ये दो बन गया, ये मेरे को पता था, ये दो बन गया। अब इसके अनुसार आप देख सकते हो क्या, डी का 1, डी का 1 और फर्स्ट का 2, अब 2, अब यहां दो दो ऑप्शन है, फंस गए, यहां भी है और यहां भी है, अब फंस गए। तो भैया अब देखेंगे अपन को क्या करना है, अब देखेंगे टारगेटिंग राइस फैलो एरिया। टारगेटिंग राइस फैलो एरिया में क्या होता है बताइए, है ना? टारगेटिंग राइस फैलो एरिया में जगह हम लोग हमारे यहां लोकल क्या करते हैं, खरीफ फसल लगा दिए, है ना, चावल लगा दिए, पानी गिरा, चावल बोलिए काट लिए, उसके बाद उस जमीन को छोड़ देते हैं, वहां दोबारा फसल नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं है या कोई भी कारण। तो जो जमीन केवल एक फसल दे रही है चावल की, उसके बाद उसमें दोबारा क्या लगाया जाएगा, तिलहन या कुछ और लगाओ, तिलहन या कुछ और लगाओ, जिससे वो जमीन का उपयोग हो सके, उसकी उर्वरकता बनी रहे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में यहां क्या है, खाद्य सुरक्षा मिशन में आपको पता है कि भैया चावल के साथ दलहन और तिलहन का भी क्या करना है, बोआई करना है। तो ये होगा इसका ऑप्शन, है ना? टारगेटिंग राइस फैलो एरिया में जहां पे चावल बो के छोड़ देते उस जमीन में तिलहन लगाना है, खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन तिलहन का भी उत्पादन करना है। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन। तो इस हिसाब से ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पहले का, दूसरा, बी का, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का एक। ठीक है, ये अभी संडे को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है ना? देखो जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं हम लोग वो भी लेके आएंगे। चलो, जर्सी गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध उत्पादन प्रति ब्यात, ब्यात मतलब एक बार बच्चा जनने के बाद वो जब तक दूध देती है तो टोटल कितना दूध देती है? तो जर्सी गाय 4500 लीटर तक दूध दे देती है, एक बार बच्चा देने के बाद दूध छोड़वाते तक 4500 लीटर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत दूध देती है जर्सी गाय। जर्सी गाय कहां? फ्रांस के, है ना, जर्सी जनर्सी प्रांत से है। भारतीय गौ पशुओं की नस्लें होती है, भारतीय गौ पशुओं की नस्लें किस प्रकार की होती है? आपको पता है भारतीय गायों में दो चीज कॉमन है, एक है क्या, कुबड़, एक है क्या, कुबड़। ठीक है, और दूसरा क्या है, गल कंबल। क्या? गल कंबल, है ना, मतलब पीठ में कुबड़ रहेगा और गले के नीचे पूरा ऐसे लंबा स्किन रहेगा, उसको कहते हैं गल कंबल, जिसमें आप लोग हाथ लगाओगे तो बेचारी गाय और ऐसे, गाय माता और ऐसे मुंडी आगे करती है। तो ना जर्सी वर्सी गाय में गल कंबल नहीं होता, हमारी देसी गायों में गल कंबल होता है। उसका भी एक पौराणिक और वैदिक महत्व है, ये कुबड़ का भी एक पौराणिक और वैदिक महत्व है। कुबड़ में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो दूध की पौष्टिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता है विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी समूह के पूरे विटामिन मिलते हैं किसमें? दूध में। विटामिन सी को छोड़ के पूरे विटामिन मिलते हैं। तो भैया ये बहुत जरूरी है, यही इसीलिए हमारे देसी गाय के दूध बहुत पौष्टिक हैं। तो हमारी देसी गौ पशुओं में गढ़, कुबड़ और गल कंबल दोनों होता है, तो यहां कुबड़ वाली होती है हमारी गाय, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल, सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है साहिवाल। ठीक है, साहिवाल गाय बहुत ऊंची चौड़ी होती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, एकदम चमकती लाल कलर की, अच्छा दूध देती है साहिवाल। ठीक है, देसी नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल है। ठीक है, चलिए, सबसे मीठा रहता है इसका दूध। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। इसे जेबू भी कहते हैं, देसी गाय को जेबू भी कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है किसका? देसी गाय का। हमारी जो देसी गाय यहाँ पाई जाती है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, इसको जेबू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक पशु की आयु 5 वर्ष है तो सींगों पर छल्लों की संख्या होगी क्या? सर किस प्रकार का क्वेश्चन ला देते हो? ये इसीलिए लाया हूं क्योंकि पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसके दांत गिनते हैं, सींग के छल्ले देखते हैं, उसके खुर देखते हैं। ठीक है, तो सींग के छल्ले देखकर भी उम्र ज्ञात की जा सकती है। अगर 5 वर्ष का पशु है तो उसके सींग में कितने छल्ले होंगे बताइए? 5 वर्ष का पशु है तो उसके सींग में कितने छल्ले होंगे?
3 छल्ले होंगे, 3 छल्ले, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 प्लस सिंग पर छल्लों की संख्या, सिंग पर छल्लों की संख्या, ठीक है, छल्लों की संख्या, है ना। अब मान लो इस सूत्र के अनुसार अगर आप आयु ज्ञात करना चाहते हो, आपको बोला कि भैया सिंग पर 3 छल्ले हैं, 3 प्लस 2 आपको बाय डिफॉल्ट लेना चाहिए, पहला छल्ला आता है 2 वर्ष में, तो ये हो गया टोटल 5 वर्ष उसका उम्र है। अगर मान लो 4 छल्ले हैं, है ना, 4 छल्ले प्लस 2 6 वर्ष पशु का उम्र होता है, ठीक है। तो ये सूत्र है 2 प्लस सिंग पर छल्लों की संख्या। अगर पूछेगा कि गाय का, किसी जानवर का, है ना, आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो दांत गिनकर। 2.5 साल में 2 दांत आते हैं, ठीक है, 2.5 साल में 2 दांत आते, तो दांत गिनकर 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत, ऐसे दांत गिनकर उसकी पशु की उम्र ज्ञात करना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अगर 3 छल्ले हैं तो 5 वर्ष पशु का उम्र होगा। गाय की औसत उम्र कितनी होती है जी? गाय सामान्यतः कितनी जीती है? अगर आप ज्यादा क्रूरता ना दिखाओ, ज्यादा दूध ना निकालो, तो गाय आराम से 20 से 23 साल जीती है औसत उम्र। पर हम लोग बहुत ज्यादा दूध निकालते हैं, सुई लगाते हैं, इसलिए उसकी उम्र कम हो जाती है, ठीक है। तो गाय की औसत उम्र है 20 से 23 साल। चलिए भैंस की औसत आयु, भैंस की औसत आयु बताइए। तो मैं बताता हूं, भैंस की औसत आयु भी है 20 से 25 साल। अगर सामान्य रहा तो जंगली भैंसे जो हैं वो 30-30 साल तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां स्वतंत्र वातावरण में, हमारे यहाँ क्रूरता, दवाई पानी, जबरदस्ती दूध निकालना, तो उस चक्कर सबके कारण उम्र कम होती है। तो भैंस की उम्र होगी 20 से 25 साल। सर ये क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं, हाँ अजीब हैं, लेकिन रिवाइज करने के लिए, टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नस्ल, उम्र, बीमारी, वैज्ञानिक नाम कुछ नहीं छोड़ना है अपने को। समय है तो पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो भैया टॉपिक तो रिवाइज हो रहा है आपका कम से कम। चलिए, पशुओं की आयु की गणना की जाती है, सर्वाधिक जो उपयुक्त क्या है, विधि है, वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों की संख्या गिनकर, है ना, 2.5 वर्ष में एक जोड़ी दांत आएगा, ठीक है, एक जोड़ी दांत आएगा, ठीक है। चलिए, दांतों की संख्या गिनकर सर्वाधिक उपयुक्त विधि है पशुओं की आयु ज्ञात करने की। भारी क्रीम में वसा का प्रतिशत होता है, बताइए भारी क्रीम में वसा का क्या प्रतिशत होता है ना। तो भारी क्रीम में वसा का प्रतिशत होता है 30 से 40% वसा होती है भारी क्रीम में, 30 से 40%। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। कब बना था? 16 जुलाई 1965 को बना था। प्रथम अध्यक्ष थे वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन, ठीक है। ये हो गया। क्यों बनाया गया था? आनंद सहकारी समिति की सफलता को देख के इसको बनाया गया था, ठीक है। और आनंद सहकारी समिति की केजाग्राम या केराग्राम सहकारी समिति की, जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, अमूल ब्रांड का पहला केजा या केराग्राम है ना, तो वो पुराना नाम है। तो ये ब्रांड बहुत चला, तो फिर इसको बोले कि भैया क्या इसी की तरह का दूसरा प्रोग्राम चलाया जा सकता है, तब बनाया गया ये आपका क्या 1965 में 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, ठीक है। फिर उसी के तर्ज पे क्या बनाया गया, क्या लाया गया आपका, श्वेत क्रांति लाई गई, ठीक है। चलिए, भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? आपको पता है, जब आपका क्या हुआ, श्वेत क्रांति चला, 13 जनवरी 1970 को चालू हुआ श्वेत क्रांति। उसी समय क्या चालू किया गया? भारतीय डेयरी निगम, जो इस श्वेत क्रांति को चलाया। प्रथम चरण कब था? 70 से 80। दूसरी चरण कब था? 80 से 85। तीसरा चरण कब था? 85 से 95। 3 चरण में चला है, ठीक है। चलिए, 1 ग्राम दूध से लैक्टस कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो लैक्टोज से, 1 ग्राम दूध के लैक्टोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको पता है 1 ग्राम लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। दूध में पाए जाने वाले शक्कर को लैक्टोज कहते हैं। तो 1 ग्राम दूध में जो लैक्टोज होता है उससे हमको 4 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, ये सब भैया इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
वृद्धावस्था मतलब वृद्धों के लिए पेंशन योजना, वृद्धावस्था मतलब वृद्धों के लिए पेंशन योजना, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाली विधवा, विधवा लोगों के लिए विधवा पेंशन चलेगा। गरीबी रेखा के जीवन नीचे करने वाले परित्यक्ता, इनके लिए भी दूसरा चलेगा। गरीबी रेखा जीवन यापन करने निःशक्त के लिए, इनके लिए भी दूसरा चलेगा। क्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों की सहायता देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की गई है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित किया गया कब, 19 नवंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया। ये चालू कब हुई थी, ये चालू हुई थी आपका 1995 में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, योजना बहुत जरूरी है भैया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई, निःशक्त जन मतलब जो निःशक्त है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना फरवरी 2009 से प्रारंभ है, ठीक है। किसको मिलेगा, बीपीएल 18 से अधिक वर्ष के लोगों को, ठीक है। 18 से अधिक वर्ष के लोगों को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रति माह 500, प्रति माह 500 रुपए मिलेगा, ठीक है। निःशक्त जन प्रति माह 500 रुपए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 18 से 79 उम्र तक, 18 से 79 उम्र तक जो 500 मिलेगा उसमें केंद्र कितना देगा, केंद्र देगा आपका 300 रुपए और राज्य कितना देगा, राज्य देगा 200 रुपए। किनको, निःशक्त जन लोगों को, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना ये सब किसकी है, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब चला ना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला तो उसमें 5 योजना लागू की गई, विधवा पेंशन योजना, निःशक्त जन पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। उसके बाद परिवार सहायता योजना एक और था, ठीक है। तो ये 5 योजना चली, तो उसमें ये निःशक्त जन पेंशन योजना है, 500 रुपए मिलेगा, है ना। बीपीएल के हितग्राहियों को मिलेगा जिनकी 18 वर्ष से अधिक उम्र है, 18 से 79 लोग को उम्र के लोगों को 500 मिलेगा। केंद्र का अंश 300 रहेगा, राज्य का 200 रहेगा और 80 से ऊपर के लोगों को, है ना, इनको भी 500 मिलेगा। जो पूरा कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, जो पूरा केंद्र सरकार देगी, ठीक है। आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन बोल रहा है और इंदिरा गांधी बोल रहा है राष्ट्रीय विधवा पेंशन बोल रहा है, ठीक है। तो ये चालू हुआ है 1 अप्रैल 2009 से। कब से चालू हुआ है, 1 अप्रैल 2009 से। इसमें भी क्या है, बीपीएल, कौन सी, विधवा महिला और परित्यक्ता, जिसको उसका पति त्याग दिया है, परित्यक्ता महिला को, ठीक है, मिलेगा कितना, 500 रुपए प्रति माह इसमें भी मिलेगा, 500 रुपए प्रति माह, ठीक है। जो विधवा महिला है, जिनके पति नहीं है, विधवा महिला कितने से कितने, 40 से 79 वर्ष के लोगों को मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में, ठीक है। अब भैया 40 को तो केंद्र सरकार देगी, 40 से पहले कौन देगा, 40 से पहले देगी राज्य सरकार। कौन देगी, राज्य सरकार। कितना, 18 से 39 वर्ष की विधवा महिला को राज्य सरकार देगी 500 रुपए। किस योजना के तहत, सुखद सहारा योजना के तहत। किसके तहत, सुखद सहारा, ठीक है। 2014 अप्रैल में चालू किया गया सुखद सहारा योजना, है ना। अब देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में आपको 500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। कितने उम्र तक आपको मिलेगा, 79 उम्र तक। पर 40 से 79 में केंद्र सरकार देगी 500 रुपए, पर 40 उम्र तक कौन देगा भैया, 40 उम्र तक राज्य सरकार देगी। कितना, 18 से 39 साल तक राज्य सरकार देगी 500 रुपए सुखद सहारा योजना के अंतर्गत, जो चालू हुआ 1 अप्रैल 2014 को, है ना। ये हो गया, दोनों योजना समझ में आ गई। विधवा पेंशन योजना 40 के बाद, उससे पहले सुखद सहारा योजना 18 से 39, 500 मिलेगा। सुखद सहारा योजना पूरा राज्य सरकार और विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में एक मुश्त कितनी आर्थिक सहायता परिवार की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक मुश्त 20,000 रुपए मिलता है। किनको मिलता है भैया, ऐसा परिवार जिसके मुखिया जो कमाते थे और उन्हीं से परिवार चलता था, उनकी मृत्यु हो गई हो,
कैसे मृत्यु हुई हो, आकस्मिक या नॉर्मल मृत्यु होने पर। उसी के परिवार, उसी के कमाई से अगर पैसा परिवार चल रहा है और वो खत्म हो जाएगा तो परिवार कैसे जिएगा, तो उसको एक मुश्त 20,000 मिलता है। ठीक है ना। ये पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। कितनी? पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना, पूरा पैसा केंद्र सरकार दी जाएगी। ठीक है, किनको? बीपीएल परिवार के मुखिया, ऐसे मुखिया जिनके वेतन पर घर चलता है। ठीक है, चलिए 20,000 मिलेगा। चलो इसको देख लेते हैं आगे, है ना। आगे भी है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्र है ऐसा बीपीएल परिवार के मुखिया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। बीपीएल परिवार के मुखिया चाहे वो स्त्री और पुरुष, जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है, और अगर वो खत्म हो गए तो परिवार कैसे जिएगा। हाँ, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, मुखिया स्त्री या पुरुष हो जिनकी आयु कितनी हो? 18 से 60 साल हो। 18 से 60 साल हो। मृत्यु कैसी हो? चाहे प्राकृतिक हो चाहे आकस्मिक हो, बशर्ते उसके परिवार, उसके पैसे से परिवार चलना चाहिए। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य होंगे। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना पढ़ना पड़ेगा भैया, मेरे को पता है अच्छा नहीं लगता है, बोर लगता है, लेकिन योजना पढ़ना पड़ेगा। योजना कहीं आपके परीक्षा की योजना ना खराब कर दे। ठीक, चलिए। मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री बोला है तो पूरी तरह पैसा कौन देगा? राज्य सरकार। पूरी तरह पैसा कौन देगा? राज्य सरकार। ठीक है, पूरी तरह पैसा राज्य सरकार देगा। और ये प्रारंभ कब से हुआ है? वर्ष 2018 से, है ना। इसमें क्या है? इसमें प्रति माह आपको 500 मिलेगा, प्रति माह 500 रुपए मिलेगा। ठीक है, किसको? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को, छत्तीसगढ़ के निवासी को मिलेगा। ठीक है, कब? 60 वर्ष या उसकी अधिक की आयु वाले को, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले को। क्योंकि सरकार भी पेंशन कब देती है? 60 वर्ष के बाद, है ना। और किनको मिलेगा? 18 वर्ष, 18 वर्ष के कौन? विधवा और परित्यक्ता को, विधवा और परित्यक्ता महिला को भी मिलेगा। ठीक है, तो भैया मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब? वर्ष 2018 से ये प्रारंभ हुआ है। पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है। 500 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा, है ना। 500 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया किसको? 60 वर्ष से अधिक के आयु वाले को, और अगर महिला है, विधवा परित्यक्ता है, तो 18 वर्ष से अधिक के आयु वाले को। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन आया है। मनरेगा 2005 में छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में शामिल जिले नहीं है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितने? 11 जिले शामिल थे। अब वो 11 जिलों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो बस्तर संभाग से क्या थे? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। ठीक है, रायपुर संभाग से क्या था? धमतरी। और दुर्ग संभाग से क्या था? राजनांदगांव, कबीरधाम, है ना। बिलासपुर संभाग से क्या था आपका? बिलासपुर और रायगढ़, है ना। सरगुजा संभाग से क्या था? कोरिया, सरगुजा और जसपुर। पर रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा नहीं था। आपको पता है ये द्वितीय चरण के 4 जिले हैं, जिनका क्या है? राय, जी, कोमा, कोमा में, है ना। राय, रायपुर, जी, जांजगीर चांपा, कोरबा और म से महासमुंद। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 जिले नहीं थे। तो अगर आपको ये 4 जिले याद हैं तो भैया आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला नहीं है। तो 4 जिले याद करना बहुत आसान है। राय, जी, कोमा, है ना, रायपुर, जांजगीर, है ना, कोरबा और महासमुंद। ठीक है, ये 4 जिले नहीं थे। ऑप्शन होगा डी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बस्तर के 3 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर, है ना। बस्तर एक हो गया, उत्तर बस्तर, कांकेर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक है, तीनों बस्तर हैं। एक बस्तर है, एक उत्तर बस्तर है, एक दक्षिण बस्तर है। पहला हो गया, है ना। रायपुर में एक ही को पकड़ लो, धमतरी। ठीक है, उसके बाद दुर्ग में आ जाओ, राजनांदगांव, कवर्धा, दोनों साइड के जिले। बचा कौन सा? बिलासपुर, रायगढ़। उसके बाद कोरिया, सरगुजा और जसपुर। तो भैया ये 11 जिले, फिर 4 जिले, और तीसरे चरण में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? ये भी पूछ सकता है। जब मनरेगा चालू हुआ, नरेगा, तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? तो कौन थे भैया? कौन थे?
रघुवंश प्रसाद सिंह। और ये चला कौन रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है, तो उस समय के मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह। मनरेगा कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के शासन में प्रारंभ हुआ? आपको पता है 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, है ना, यूपीए सरकार थी, है ना। कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवार को केंद्र सरकार द्वारा कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? आपको पता है वन अधिकार पत्र धारक, है ना, वन अधिकार पत्र धारक को केंद्र सरकार द्वारा 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। सर आप 100 दिन पढ़ाए हो, मैं क्या पढ़ाया हूं मैं बता रहा हूं। केंद्र सरकार, यहां केंद्र लिख लो, केंद्र सरकार सामान्य परिवार को 100 दिन देती है, वन अधिकार पत्र धारक को केंद्र सरकार 150 दिन देती है। ऐसा क्षेत्र जहां सूखा पड़ा हो या प्राकृतिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा, अगर वहां पे वो क्षेत्र को, तहसील को, कलेक्टर या जो भी अधिकारी है सूखा या प्राकृतिक आपदा से घोषित कर दिया है, तो उस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार 150 दिन रोजगार देगी। ठीक है, तो ये याद रखिए भैया डेटा कि भैया सामान्य परिवार को तो 100 दिन मिलता है केंद्र सरकार से, है ना, लेकिन वन अधिकार अधिनियम आया 2006, वन अधिकार पत्र अधिनियम 2006 में आया, तो जो लोग गांव में, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में, उनको उस जंगल का अधिकार पत्र दिया गया, दैट्स कॉल्ड पट्टा दिया गया। क्या दिया गया? अधिकार पत्र दिया गया, पट्टा दिया गया। और ऐसे लोगों के पास वो अधिकार पत्र है और केवल वही जमीन है जो उनको सरकार द्वारा अधिकार पत्र के द्वारा दी गई है, तो उनको 150 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर आपका 5 एकड़ खेत कहीं और है और वन अधिकार पत्र भी है तो आपको नहीं मिलेगा। केवल वन अधिकार पत्र धारक जिनके पास वो वन अधिकार पत्र की ही जमीन हो, बस उन्हीं को 150 दिन मिलेगा। तो वन अधिकार पत्र धारक को भी 150 दे दिए। और मान लो कहीं पे सूखा पड़ गया, कुछ साल पहले हमारे बहुत से तहसील सूखा घोषित हो गए थे, तो कहीं सूखा पड़ गया या प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो ऐसे क्षेत्र को भी केंद्र सरकार 150 दिन रोजगार देगी मनरेगा के तहत। अब राज्य सरकार इन सबको 50-50 दिन अलग से देगी। तो देखो भैया, इसको यहां 200 मिल गया, इसको भी 200 मिल गया, इसको मिला 150। वेजेस जितना दिन केंद्र सरकार दे रही है उतने का वेजेस केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार दे रही है उसको राज्य सरकार देगी। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। कैसे लगे ये क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इतने सरल भी नहीं है, इनको पढ़ना भी जरूरी है। देखिए मैं बता रहा हूं, आपकी पढ़ाई में समग्रता आएगी, गहराई आएगी, तभी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, हमको उन 15 नंबर वालों को भी हराना है जो नॉन उसके हैं पीजीडीआरडीए, और जो पीजीडीआरडीए हैं भैया वो आप ये कोशिश करो कि आपके पूरे में पूरे नंबर आए, क्योंकि आपके पास पीजीडीआरडीए है तो औरों के पास भी है। ठीक है, तो आपको उनसे भी कॉम्पीट करना है। तो दोनों पक्ष अपना जी जान लगा दो भैया। ठीक है, तो तैयारी देखो, मैं ये बोला ना, अपन शॉर्टकट नहीं मारेंगे, समय है तो पूरा पढ़ेंगे। तो इसीलिए मनरेगा और योजना अभी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन ज्यादा है। पंचायती राज के बहुत से क्वेश्चन हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं, तो वेटेज थोड़ा कम है। हो सके तो हम इसमें अब दूसरे सब्जेक्ट जो आने वाले उनके भी क्वेश्चन अब इन्वॉल्व करना चालू करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और मैं बता दूं कि जो अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा उसके संबंध में भी क्लासेस चालू हो गई हैं, है ना। छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षक के संबंध में भी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संस्था के नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। बाकी सब ठीक, मजे में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।